कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 केंद्र सरकार, जिसमें हमने पढ़ा था सरकार की परिभाषा, संसद के अंग, सरकार के अंग, लोकसभा व राज्यसभा का गठन, शक्तियाँ, लोकसभा व राज्यसभा के पदाधिकारी, संसद की शक्तियाँ, इन सब का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति का गठन। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यूट्यूब चैनल पर ये मेरा पहला प्रयास है। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के गठन के लिए। सबसे पहली बात आ रही राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद में न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके बाद में भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात लाभ की आ रही है, तो विद्यार्थियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपन वैसे तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, अपनी किताब के अनुसार ही पढ़ेंगे, परंतु मैं आपको समझाने के लिए भी अतिरिक्त जानकारी दूंगा, तो आगे भविष्य में भी आपके वो काम में आएगी। यहाँ देखो, लाभ की बात आ रही है, तो लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? लाभ के पद का निर्धारण भारत की संसद करती है। तो लाभ के पद का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है ना, या आज केंद्र में ले लो जिसको अपन संघ कहते हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार में जो मंत्री है उनके पद को आपको पता है लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाता है। उनके पद को लाभ के पद के रूप में नहीं माना जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात आ रही है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सदैव अपने पद पर बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सदैव अपने पद पर बना रहेगा। कैसे बना रहेगा कि ये जो राष्ट्रपति का जो पद है ना, यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद को कभी रिक्त नहीं रखा जा सकता, और न ही राष्ट्रपति के जो पद है उसको समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित है? समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसके पास होती है? समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखो, मैं और आपको बताऊँ कि भारत में जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, ये भी आपने पढ़ी होगी 8वीं 9वीं में कि संघीय कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है, ये सब संघीय कार्यपालिका के भाग है। ये संघीय कार्यपालिका के भाग है। तो भारत में जो संघीय कार्यपालिका है ना, उसका प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और जो समस्त कार्यपालिका है, जो समस्त कार्यपालिका है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? देखो, अगर मान लो कोई भी कानून बनाना है, अगर मान लो वो लोकसभा में स्वीकृति मिलने के पश्चात राज्यसभा में भेजा गया, तो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति मिलने के पश्चात, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के माध्यम से स्वीकृति मिल गई, उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए, हस्ताक्षर के लिए, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ, हस्ताक्षर के साथ वो कानून पारित हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखो, ये जो राष्ट्रपति के पास में जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है, इनका उपयोग वो किस तरह से करता है? या तो राष्ट्रपति आपको पता है कि इन शक्तियों का उपयोग स्वयं करेगा, यानी वो स्वयं खुद करेगा, या आपको पता है कि वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से करता है, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से करता है। ये अपने को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, ये भी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, और जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास होती है, और नाम मात्र की शक्तियाँ किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, ये अपने को बताना चाहिए, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कौन है? प्रधानमंत्री है ना, मंत्रिपरिषद है। ये आपको पता है कि प्रतिनिधि लोकप्रिय सदन के रूप में माना जाता है, लोकसभा को आपको बताइए। तो अब यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो समस्त जो कार्यपालिका है ना, जो संपूर्ण जो कार्यपालिका है,
समस्त कार्यपालिका की जो कार्रवाई है वो भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। संपूर्ण कार्यपालिका की कार्रवाई कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, है ना। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में जो है व्यवस्था है ना, वो किस तरह से अपनाई गई राष्ट्रपति के लिए। भारत में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार आपको पता है कि ब्रिटेन का जो राजा है, जिस प्रकार जैसे कि मान लो ब्रिटेन का राजा है या ब्रिटेन की जो रानी है ना, वो उस देश की यानी ब्रिटेन की, आपको पता है कि वहाँ का औपचारिक प्रमुख होता है। वहाँ का राजा या वहाँ की जो रानी होती है वो वहाँ का या वहाँ की औपचारिक प्रमुख होती है या होता है। उसी प्रकार आपको पता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। भारतीय संघ में आपको पता है कि जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो ब्रिटिश सम्राट के समान होती है। किसके समान होती है, ब्रिटिश सम्राट के समान होती है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मैंने आपको नॉर्मली तरीके से आपको ये समझाने के लिए बताया है और अपन आगे बढ़ते हैं। शायद आपने 8वीं 9वीं में ये भी पढ़ा होगा कि हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपन इसको संसदीय शासन व्यवस्था को किस रूप में देख सकते हैं, जैसे संसदीय सरकार को अपन कह सकते हैं कैबिनेट की सरकार या उत्तरदायी सरकार, है ना। अपन इसको कई रूपों में ले सकते हैं, इसके अलग अलग रूप है। तो अब यहाँ संसदीय प्रणाली की बात आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का क्या होता है, वो आपको पता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जबकि मतलब कि वास्तविक जो शक्तियाँ होती है ना, वास्तविक शक्तियाँ आपको पता है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में निहित होती है। यानी नाम मात्र की शक्तियाँ तो राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है ना, वो कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और मंत्री परिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, वो आपको पता है कि लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब देखो आगे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति भारत की जो संसद है, जैसे लोकसभा है राज्यसभा है, राष्ट्रपति संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा है राज्यसभा है, या राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा है या विधान परिषद है, इसमें वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो विधान परिषद हो, यानी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। कौन, राष्ट्रपति। ये भी आपको पता होना चाहिए, अतिरिक्त जानकारी के तौर में आपको बता रहा हूँ मैं, तो एक समझने के हिसाब से आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। और देखो अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ बात मंत्री परिषद की आई है। अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मंत्री परिषद किसे कहते हैं। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल आपको पता है मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। मंत्री परिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर कि अभी मैंने आपको बताया कि संघीय कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 52 है, उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। और प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है, ये प्रधानमंत्री आपको पता ही है। मंत्री परिषद के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ एक टॉपिक आ रहा है महान्यायवादी, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि महान्यायवादी किसे कहते हैं। तो देखो महान्यायवादी कौन होता है, महान्यायवादी भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें आपको पता है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, ये सरकार का एक प्रमुख वकील होता है। कौन, महान्यायवादी। और भी अपन इसको अलग तरीके से ले सकते हैं कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी, ठीक है ना। इसको अपन अटॉर्नी
जनरल भी कह सकते हैं। अब देखो, अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। तो अपनी योग्यता पढ़ी, कार्यकाल मैंने आपको बताया, वेतन है, शपथ है, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। अब देखो, मैं आपको और आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में अगर अपन आगे पढ़ें तो महाभियोग है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, ये टॉपिक कुछ बड़े हैं, तो इनको अपन विस्तार से अगली वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक मंत्रिपरिषद की बात आई थी, तो मैंने आपको मंत्रिपरिषद की परिभाषा बताई। मंत्रिपरिषद में 50 से 70 मंत्री हो सकते हैं, हाँ, जबकि मंत्रिमंडल छोटा होता है। तो मंत्रिमंडल में क्या होता है, देखो कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं ना, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल में कोई भी किसी विषय को लेकर के कोई निर्णय लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सहमत होते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य क्या होते हैं, सहमत होते हैं। यदि मान लो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य है, कोई मंत्री उस निर्णय से सहमत नहीं है, असहमत है ना, तो आपको पता है कि उसको मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है उसकी कोई, आपको पता है, मंत्री आलोचना नहीं कर सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। विशेष तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो साथ साथ तैरते हैं तो साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ तैरते हैं तो साथ साथ डूबते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, है ना, मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णय से यदि मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्य सहमत होते हैं, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य क्या होते हैं, उनसे सहमत होते हैं। अगर मान लो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर उससे सहमत नहीं है तो उसको मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रिमंडल के जो मंत्री है, वो सदस्य जो है वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो मंत्रिमंडल के निर्णय से अगर मान लो असहमत है, यानी मान लो वो उससे सहमत नहीं है, तो आपको पता है कि उसको मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उसे अपना त्यागपत्र देना होगा। ये अपने को पता होना चाहिए। अब मैंने भी आपको बताया कि जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य है वो साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते कैसे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मंत्रिमंडल में किसी भी सदस्य के विरुद्ध, मंत्रिमंडल में किसी भी सदस्य के विरुद्ध यदि बहुमत से ले लो, तो बहुमत से मतदान का प्रस्ताव पारित हो जाए, है ना, बहुमत से मतदान हो जाए, तो आपको पता है कि संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है ना, उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ आपको पता है कि बहुमत से क्या पारित हो गया, बहुमत से आपको पता है कि मतदान हो जाए, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आज की अपनी वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।